दोस्तों, हम जिस दौर से अभी गुजर रहे हैं हमारे देश में, ये बड़ा ही खतरनाक दौर है। हम औरतों के लिए, विशेषकर सबके लिए ही खतरनाक दौर है, लेकिन औरतों के लिए कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि आपको याद है कुछ ही दिन पहले 15 अगस्त को क्या होता है? 15 अगस्त हमारे लिए विशेष क्यों है? इंडिपेंडेंस डे ना, भारत को इंडिपेंडेंस मिला था ना 15 अगस्त को। तो ये साल को 15 अगस्त में हमारा 75 साल पूरा हुआ है इंडिपेंडेंस का। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कहा कि 75 साल हुए, ब्रिटिश को यहाँ से भगा के इंडिया एक देश बन गया है, तो हमको मानना चाहिए बड़े जोर जबरदस्ती से। तो उन्होंने कहा कि हम मनाएंगे आजादी का अमृत महोत्सव। उस दिन आजादी का अमृत महोत्सव आपके लिए, हमारे लिए आजादी नहीं था। उस दिन साथ साथ रेपिस्ट का आजादी का दिन था। रेप मतलब आप जानते हैं ना, बलात्कार। तेलुगु में क्या बोलते हैं? तो उनका 22 साल पहले बिल्किस बानो का रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था गुजरात में। उसका गैंग रेप हुआ था, उसकी मां का गैंग रेप हुआ था उसके सामने, और उसका रेप सबके सामने हुआ था। वो पेट से थी, उसकी बच्ची मर गई, 2 साल की बिटिया, उसका सर फोड़ के मारा गया। उसके फैमिली के 14 लोगों को उसी दिन उसके सामने मारा गया। कौन किए थे ये सब? सबका नाम पता है, कौन दोषी थे, सबका नाम पता था, लेकिन कुछ किया नहीं गया। बिल्किस बानो लड़ने लगी। उसने कहा मैंने सब कुछ खो दिया, अपने 2 साल के बच्चे को, अपने पेट में बच्चे को, अपने पूरे परिवार को, अपने माँ को। हालांकि उसका गैंग रेप हुआ, तो उसने बहुत लड़ाई की। लड़ाई करने के बाद जो लोगों ने रेप किया उनको जेल में भरा गया। आजादी की अमृत महोत्सव के दिन ये 7 लड़कों को रिलीज किया गया, उनको आजादी दे दी गई। इतना शर्मनाक घटना, उनको आजादी दे गई। जिस पैनल ने डिसाइड किया था कि ये लोगों को छोड़ देना चाहिए, उसमें एक एमएलए थे गुजरात के। उनको जब टीवी ने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा अरे जो लड़के को बोल रहे हैं ना रेप किया है, वो सब ब्राह्मण के बच्चे हैं, वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकते, वो गंदी काम नहीं कर सकते, ब्राह्मण लोग नहीं कर सकते। हालांकि प्रूफ है, उनका ये कहना था कि ब्राह्मण जो भी करे वो सही है, रेप भी करे तो सही है, उसको रेप नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो संस्कारी लोग हैं। अब आप सोचिए कि हम इस देश में ऐसी जगह में आज खड़े हैं कि इतनी बड़ी निंदनीय घटना हुई है और हम उसको छोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है जब भी हमारे मोदी भक्त जो हैं, वो जब भी बोलते हैं कि आप अपना नेशनलिज्म बताइए, आप अपना देश को कितना प्यार करते हैं बताइए, तो अभी मुझे लगता है कि उस बिल्किस बानो की घटना को लेकर हमें नेशनलिज्म का कोई सेंटिमेंट नहीं आता है, सिर्फ शर्म आती है। शर्म कि हम कैसे देश में हैं, हमारे लीडर्स कैसे हैं, किस भाषा से बात करते हैं। अगर कोई लड़की का रेप होता है तो पहले पूछा जाता है
क्या कर रही थी वो अकेली? क्यों गई थी वो अकेली? क्यों अपने साथ कोई आदमी को लेकर नहीं गई थी? कैसे कपड़े पहनी थी? सभी जो है, जो लड़की का रेप होता है वो उसी का दोष है, जो रेप करता है उसका दोष नहीं है। ऐसे हैं हमारे लीडर्स, और ऐसी व्यवस्था है हमारी जुडिशरी की कि वो अपने पैरों पे अभी नहीं खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनको कहा जाता है कि ऐसे ऐसे वर्डिक्ट्स दो। तो किस देश में है? इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा है कि आज हम जो दौर से गुजर रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक दौर है, और इस खतरनाक दौर में अगर हम लोग चुप रहे और इसको एक्सेप्ट करें तो फिर तो और कोई बात ही नहीं रही, क्योंकि कोई आपका युद्ध जो है कोई लड़ने वाला नहीं है, हमको छीनना है ये, और ये हम ही कर सकते हैं। दुनिया में, मतलब पूरे वर्ल्ड में शायद कोई देश ही ना हो, इतना डाइवर्सिटी है। हर धर्म के लोग हमारे देश में रहते आए हुए हैं। हम कितनी अच्छी तरह, हैदराबाद का ही सोच लीजिए ना, कितने मुसलमान हिंदू रहते हैं, कितना गंगा जमनी का तहजीब से हम लोग चल रहे हैं। पर अब क्या हो रहा है, इतना डाइवर्सिटी को एक से जोड़कर रहना बड़ा ही कठिन काम है, लेकिन हम करते आए हैं। अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग किस्म के कपड़े, अलग अलग किस्म के खाना, अलग अलग किस्म का धर्म, लेकिन ये 8 साल से जो किया जा रहा है वो सिर्फ सबको भेदभाव से डिवाइड किया जा रहा है। धर्म के ऊपर, कुलम के ऊपर, मतम के ऊपर, जो भी हो, ये सिर्फ डिवाइड किया जा रहा है। अब ये सोचिएगा कि आप जो भी धर्म ले लीजिए दुनिया में, हर धर्म में औरत को हमेशा ही छोटा माना गया है, औरत को हमेशा ही आदमियों से कम देखा गया है। आप हिंदू धर्म ले लीजिए, क्रिश्चियनिटी ले लीजिए, इस्लाम ले लीजिए, हर धर्म में औरतों को कम माना गया है। इसीलिए जितने भी कुसंस्कार है, जितने भी रिचुअल्स है, पूजा पाठ है, रूल्स है, जो भी हम सोसाइटी में मान के चलते हैं, वो जो भी हमारे विश्वास से जुड़ा है, वो सभी चीज जो है औरतों के खिलाफ जाता है। क्योंकि ये समझ लीजिए, ये रूल्स जो आपके वेद में लिखे गए हैं, या तो बाइबल में लिखा गया, या तो कहीं भी लिखा गया है, कुरान में लिखा गया, सब किसने लिखा है? आदमियों ने लिखा है ना। तो अपना ठीक करके जो भी है वो औरतों के खिलाफ में है। तो यही सोच विचार है। अभी आप भी सोच लीजिए, आपके परिवारों में क्या होता है? जब कोई लड़की बड़ी होती है, उसका पीरियड होता है, तो नॉर्मली क्या किया जाता है? उसको बोला जाता है कि तुम एक कमरे में रहो, तुम किचन में ना जाओ, तुम टेंपल में मत जाओ, तुम मंदिर में मत जाओ, क्योंकि तुम इम्प्योर हो, गंदे हो। वो 5 दिन के लिए सब औरतें गंदे हो जाते हैं। अब ये सोचिए, अगर पीरियड्स नहीं होता, अगर लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, तो ये आदमी लोग जन्माते क्या? वो रहते क्या? उनका जन्म कैसे होता है? औरतों को पीरियड्स होता है तो उसीलिए वो माँ बन सकती है, वो माँ बन सकती है, उसीलिए आदमी जन्मते हैं। और यही आदमी जो है बोलते हैं कि पीरियड में, मेंस्ट्रुएशन में लड़कियां इम्प्योर हैं, उनको कहीं जाने नहीं देना, छूना नहीं। ये सब तो क्वेश्चन करना चाहिए ना। फिर एक बात देख लीजिए, सब चाहते हैं शादी करें, शादी के बाद बच्चे हों, लेकिन सब यही चाहते हैं कि बच्चा लड़का हो, बेटी ना हो, क्योंकि बेटियों को हम छोटा देखते हैं। बेटी होने से डाउरी देना पड़ेगा, पैसा चला जाएगा, बेटी हम पराई धन है, हमारे घर के नहीं है, तो सबको बेटा चाहिए। तो बेटा के लिए क्या करते हैं? पहले तो सेक्स सिलेक्शन करते हैं, और अगर
बेटी बच्ची फीटस लड़की निकली तो उसको गिराया जाता है। ऐसे कर करके हमारा जो मेन टू वेमेन रेशियो है देश में वो बहुत ही खराब हो गया। सबको चाहिए बेटा, किसी को बेटी नहीं चाहिए, क्योंकि बेटी होने से वो पराया धन है, बाहर चली जाएगी, उसको डाउरी देना पड़ेगा, तो सबको बेटा चाहिए। तो पहले क्या करते हैं, जब कंसीव करती है माँ तो पहले वो टेस्ट कर लेते हैं। आजकल वो टेस्ट इलीगल है, तो टेस्ट में अगर निकल गया कि ये फीटस जो है पैदा होने से पहले पता चलता है कि वो लड़की है, तो उसको गिरा देते हैं। तो आजकल जितने अल्ट्रासाउंड मशीन्स है जिससे पता चलता है कि फीटस लड़की है या लड़की है, उसमें बहुत ही एक गंभीर तरह से एक एक्ट आया है, कोई अगर सेक्स सिलेक्शन करे वो जेल जाएगा। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं पता है, तो उनके रिजल्ट में लड़की या लड़का नहीं लिखा रहता है, वो बोलते हैं कि मंगलवार को आके मंगलवार या शनिवार को हम रिपोर्ट देंगे, हम आपको फोन करके बताए देंगे। जो रिपोर्ट मंगलवार को दिया जाता है वो लड़का होता है, जो शनिवार को दिया जाता है वो लड़की होती है। अभी जिसको गिराना है गिराओ। ये सब चल रहा है देश में। अच्छा, तो मैं एक बात बताता हूँ आपको, जो औरत, मान लीजिए किसी को एक लड़की पैदा हुआ है, दूसरा भी लड़की होती है, तीसरा भी लड़की होती है, उसका हालत क्या हो जाता है उसके घर में। सब कोसते हैं, सास कोसती है, उसके शौहर कोसता है, शौहर बोलता है मैं दूसरा शादी कर लूंगा, मुझे बेटा चाहिए। लेकिन अगर आप विज्ञान पढ़े तो विज्ञान हमको क्या बताता है, बच्चा कैसे पैदा होता है। बच्चा तभी पैदा होता है जब बाप का स्पर्म और माँ का एग एक साथ होता है। हमारा जो डीएनए है जिसमें हम क्या बनेंगे वो सब लिखा है अपने सेल्स में होता है, आधा बाप से मिलता है, आधा माँ से मिलता है। जो क्रोमोसोम, जो डीएनए में लड़का होने का वो सेक्स का वो जीन होता है वो बाप से ही आता है, वो कोई माँ से नहीं आता है। और ये जो है इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, रैंडमली हो जाता है। पर अगर दोषी ठहराना है तो औरत क्यों, आदमी को दोषी ठहराओ ना, क्योंकि सेक्स का जो जीन है वो आदमी के स्पर्म से ही आता है। ये आप लोग सबको जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई औरत को घर में मुश्किल झेलना पड़े तो खड़े होकर बोले कि ये लड़का होगी या लड़की होगी, वो आदमी के स्पर्म से आया है, मेरे एग से नहीं। सबको पढ़ना चाहिए। एजुकेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको जब पढ़े लिखे होंगे, आपके बच्चे जब पढ़े लिखे होंगे तो उनको सब ये जानकारी मिलेगी, और जब ये जानकारी मिलेगी तब आपको अगर कोई कोसे तो आप उनको उल्टा बोल सकते हैं। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमको नहीं मालूम है। साइंस से बहुत कुछ जाना जाता है, मैं और भी उदाहरण दूंगी। बहुत समय ऐसा होता है कि शादी के बाद 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल हो जाते हैं, बच्चा पैदा नहीं होता है। उसके लिए औरत को कोसा जाता है कि ये बांझ है। आदमी क्या करता है, दूसरे शादी कर लेता है। ऐसा काफी ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल्स है। एक आदमी ने 3-4 बार शादी की, किसी का भी बच्चा नहीं हुआ, और हर बार वो औरत जिसको शादी करता है वो औरत को सुनना है, बहुत डांटे खाने पड़ती है, बच्चे नहीं पैदा किए। तो पता चलता है कि असल में प्रॉब्लम जो है औरत में नहीं है, वो प्रॉब्लम जो है वो आदमी में है। क्योंकि इसको जो इनफर्टिलिटी बोलते हैं, इसका कारण मेल भी हो सकता है, इसका कारण फीमेल भी होता है, लेकिन सब दुख दर्द जो है लड़कियों के ऊपर ठोसा जाता है। हमको ये जानना बहुत आवश्यक है, इसलिए कि हम खड़े होकर लड़ पाए। अगर किसी ने कहना कि मुंह बंद करो, तुमको साइंस नहीं मालूम है, विज्ञान से ये पता चलता है प्रॉब्लम मेरा नहीं है, मेरे शौहर का है, उसका टेस्ट कराओ जाकर। जो लड़कियों को मालूम है वो उठ के खड़े होके ये बोलती है तो वो अपना स्ट्रगल फाइट कर सकती हैं। नहीं चाहते हैं कि लड़कियां
बढ़े। वो नहीं चाहते हैं कि लड़कियां इंडिपेंडेंट हो, वो यही चाहते हैं कि लड़कियों की शादी जल्दी जल्दी करा दी जाए, क्योंकि वो बिल्कुल पेट्रियार्की ये पितृस्वाम्यम, राइट, पेट्रियार्की में बिल्कुल से जुड़े हुए हैं। तो आप ये मान के चलिएगा कि पेट्रियार्की हर देश में है, दुनिया में हर जगह है, हमारे देश में कुछ ज्यादा ही है, और जो भी कम हुआ था वो और बढ़ गया है अभी। तो पेट्रियार्की में, पितृस्वाम्यम में हमेशा आदमी को बड़ा समझा गया है, औरत को छोटा समझा गया है। आदमी के हाथ में पावर होता है, औरतों के हाथ में कुछ नहीं होता है। औरतों को आदमियों का बात मान के चलना पड़ता है, वो जहां चलेंगे वो 2 कदम पीछे चलेंगे। ये है पेट्रियार्की, और इस पेट्रियार्की को हमको लड़ना चाहिए। पर मैं एक बात बताऊं आपको लग रहा है कि शायद इस देश में कुछ भी नहीं हुआ है। असल बात है कि आजादी 1947 में मिली थी। आजादी के बाद कोई 67 इयर्स तक, मतलब मैं 2014 बिल्कुल साफ कहना चाहती हूँ, 2014 तक बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है, बहुत औरतें आगे बढ़े हैं। इस देश ने एक औरत को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, आपको याद है ना, इंदिरा गांधी। कितने देश इस दुनिया में बोल सकते हैं कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है एक औरत थी? हमारे देश में औरत मिसाइल्स तैयार किए हैं, वो पायलट्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, आप बैंक्स के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के चेयरमैन हैं। औरतों ने बहुत ही डेवलपमेंट की है। लेकिन उसके साथ ही ये भी बोलूं कि इंडिया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स देश है। जितने औरतें अच्छे किए उतने ही, बल्कि उससे ज्यादा औरतें भी बहुत पीछे रह गए हैं। औरतें इस देश में अलग अलग सेंचुरीज में रहते हैं। कुछ औरतें जो है वो मिडिवल पीरियड से आगे नहीं बढ़ सकते। मिडिवल पीरियड में बोल दिया 1000 साल पहले जो था अभी वो वहीं पर है, और कुछ लोग जो है बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो ये तो है, लेकिन अब जो हो रहा है, स्पेशली अभी जो लीडर्स हमारे देश चला रहे हैं, जो कोई एक आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, वो अभी सारे लोग जो है पीछे देखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हर कुछ जो हमको मालूम है हमारे वेद में लिखा गया है, हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट है। हालांकि हम जो भी सर्जरी करते हैं हमको बहुत पहले से मालूम था, वो वेद में पूरा ज्ञान है, साइंस और विज्ञान का कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये लोग जो वो मानते हैं, उनका अभी बहुत कोशिश है कि मनुस्मृति को फिर से जगाए और मनोवाद को फिर से वापस लाइए। ये है आज हमारी सबसे बड़ी लड़ाई, और इसको हम बहुत ही डेंजरस बोलते हैं। ये असमानता जो हम बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, ये कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है इस देश में और बढ़ रहा है। एक तो सेक्स बेस्ड है, मेल है कि फीमेल है, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, और एक है आप कहाँ पर पैदा हुए हैं, आप कौन से फैमिली में, आप नीचे जात के फैमिली में पैदा हुए हैं या बड़े ऊंचे जात के फैमिली में पैदा हुए हैं। वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कलर, कास्ट, रेस, रिलीजन, ये सब पे होता है। आपका और मेरा कोई कंट्रोल है हम कहाँ पर पैदा होंगे? हमारा कंट्रोल नहीं, हम आते हैं, और उस पे डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। पर अगर आप साइंस को ले लीजिए, साइंस क्या बताता है? साइंस बताता है कि इस वर्ल्ड में, व्हाट इज आवर पॉपुलेशन नाउ? 6 बिलियन, 7 whole world 6 billion, over 6 billion, you translate that. दुनिया में सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया में जितने लोग हैं, इनका अगर
आप डीएनए लें, डीएनए है जो कि आपके खून, आपके ब्लड में होता है। आजकल सब टेस्ट जो है डीएनए बेस्ड टेस्ट होता है। ये डीएनए जो है, अगर आप कंपेयर करते हैं पूरी दुनिया में, 99.9% सेम है सभी का। आपका रंग सफेद हो, मेरा रंग काला हो, आप चाइनीज हो, आप अफ्रीका से आए हो, मैं इंडिया से आया हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा डीएनए 99.9% सेम है। तो भेदभाव किस चीज पे बेस किया हुआ है? हम भेदभाव क्यों करते हैं? किस चीज पे आधार करते हैं जब हम सब एक है? हम खाते एक ही तरह हैं, हमारा डाइजेशन इसी तरह होता है, सब कुछ एक होता है, तो ये भेदभाव किस पे? आप ये सोचिए, हम जब जन्माते हैं और अगर रिलीजन का जो असमानता है हम उसको नहीं अपनाते, तो अगर आप बाहर जाते हैं, मान लीजिए एक तालाब है, यहाँ पर एक बच्चा गिर गया तालाब में, आप क्या करेंगे? आप साथ ही साथ, अगर आपको तैरना आता है, आप झपट के बच्चे को बचाएंगे, है कि नहीं? बच्चे को मरने देंगे? नहीं ना। तब क्या आप खड़े होके पूछेंगे इसका मतम क्या है, इसका कुलम क्या है, इसका क्या है? ये जो है, ये इंसानियत जो है, ये नेचुरल चीज है। हम इंसानियत लेकर जन्माते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये धर्म के लोग, ये बाबा लोग, ये उल्टे सीधे लीडर्स जो हैं, ये हमारा ब्रेन वॉश करते हैं। तो इस इंसानियत को हमें जगाना होगा। हालत में और उदाहरण नहीं दूंगी, पर आप ये पूछ सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? ये क्या करना चाहिए जो है, वो हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में लिखा गया है। वो संविधान में आर्टिकल 51H में लिखा है कि हर एक इंसान जो इंडिया का सिटीजन है, ये हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा ड्यूटी है कि हम साइंटिफिक टेम्पर को फॉलो करें, वैज्ञानिक दृक्पथों। दैट इज पूरा आंसर जो है उसमें है कि हमको जो है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए। ये साइंटिफिक टेम्पर क्या चीज है? ये साइंटिफिक टेम्पर वही चीज है जो हमको कहता है कि हम इंसान होने के नाते हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो क्वेश्चन करना, सवाल पूछना। कोई भी आपको कुछ भी कहे, आपका हक है कि आप सवाल पूछे। अगर इस देश में आपको कहा जाता है कि आपको पीरियड हुआ है, आप घर में बैठे रहिए, आपको सवाल पूछना चाहिए। क्यों भाई, क्यों बैठे रहे? ये सवाल करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। सवाल करते हैं इसीलिए तो साइंस बढ़ता है। बिना सवाल का कोई साइंस नहीं बढ़ेगा। अगर हमारे साइंटिस्ट सवाल नहीं करते, आज हम खड़े होके ये माइक भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये माइक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी कहाँ से आता है? साइंटिफिक इंफॉर्मेशन से आता है। आप फोन पे बात नहीं कर पाते क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है। वो कहाँ से आता है? हमारे साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से आता है। तो साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है, नंबर 1, और अपने दिमाग को साइंटिफिक टेम्पर्स के साथ आगे ले जाना चाहिए। ये साइंटिफिक टेम्पर में बहुत ही आसान है, मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताना चाहती हूँ। इसमें 4 चीज है। एक तो जो भी है उसको बहुत गौर से देखिए, ऑब्जर्वेशन। सेकंड स्टेप, ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप सोच लीजिए कि इसका रीजन फलाना हो सकता है, फलाना हो सकता है, फलाना हो सकता है। उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं, रीजन। कौन सा रीजन है हमें नहीं पता है, लेकिन ये कारण हो सकता है। थर्ड होता है एक्सपेरिमेंट करो उसका। फिर फोर्थ होता है उसका आंसर तभी निकलता है। इसको साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। ये साइंस में इस्तेमाल होता है। ये आपके और मेरे रोज के काम पे भी आता है। मान लीजिए आपके घर में किसी को बहुत बुखार आया है,
तो आप उसको देखेंगे, अरे बहुत बुखार है, बहुत चढ़ा हुआ है बुखार। नेक्स्ट आप क्या करेंगे? हाइपोथेसिस, अरे उसका बुखार हो सकता है कोविड हो सकता है वायरल, कुछ भी हो सकता है, टेस्ट करवाना है, लेकिन टेस्ट करने का टाइम नहीं है। तो अभी आप एक्सपेरिमेंट, रियल सिचुएशंस में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर साइंटिफिक टेम्पर इस्तेमाल करेंगे तो आपके सामने यही आएगा कि हम डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को मालूम है। अगर साइंटिफिक टेम्पर नहीं इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे वो झाड़फूक वाले बाबा के पास जाएंगे। झाड़फूक बाबा के पास जाने से वो इंसान मर भी सकता है, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है। और अगर आप एक ट्रेन डॉक्टर के पास जाए तब कुछ होगा। तो इसको साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं, इसको रैशनैलिटी कहते हैं, इसको कहते हैं कि अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये दिमाग को आप सोए नहीं रख सकते हैं। आज देश में क्या हो रहा है? आज देश में हर तरह का फेक न्यूज, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उल्टा सीधा लोग दिखते हैं, और जो लोग प्रश्न नहीं करते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं, उसको अंधों की तरह मान लेते हैं। अगर कोई नेता आके उल्टा सीधा बताए, गलत बताए, आप मान लेंगे क्या? अगर हम यहाँ आए और बोले कि अभी महबूब नगर के ऊपर मैंने देखा एक पीले रंग का एक हाथी ऊपर से उड़ रहा था, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, क्योंकि आप सवाल करेंगे। हर कुछ सवाल करना चाहिए। आप पूछ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये लड़ाई हम लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं, लेकिन ये कहाँ से शुरू होगा? ये बच्चों से शुरू होगा, अपने अपने घरों से शुरू होगा। हमको हमारे, अगर पितृस्वाम्यम को हमें लड़ना है ना, तो हमको हमारे घर से लड़ना पड़ेगा। हमारे बेटी और बेटी को एक तरह से बड़ा करना है। अगर बेटी को खाना बनाना सिखा रहे हो तो बेटे को भी सिखाओ खाना बनाना। अगर बेटी को बर्तन मांजना सिखा रहे हो तो बेटे से भी कराओ। ये नहीं कि बेटे को सिखाओगे बल्ब कैसा चेंज करना, प्लग कैसा रिपेयर करना, और बेटी को सिखाओगे झाड़ू कैसा मारना। नो, इक्वल, ये जो इक्वालिटी ये है, ये घर से शुरू होना चाहिए। ये आपके एग्जाम्पल से शुरू होना चाहिए। अगर आपके बच्चों के सामने, आपके घर में, अगर आपका शौहर का मार खाते हैं, तो उसके बाद अगर आप इक्वालिटी बोले तो कुछ नहीं होगा। मार नहीं खाना, हाथ पकड़ लेना, चाहे तो उल्टा मारना, वही एग्जाम्पल है। वो खुद अपने एग्जाम्पल से अपने बच्चों को बढ़ा करना है। एक चीज मान लीजिएगा, जब बच्चा पैदा होता है वो क्यूरियोसिटी कौतूहल, वो क्यूरियोसिटी के साथ पैदा होता है। इसीलिए जब भी बच्चा हाथ मारने लगता है, वो पहले मुंह में डालता है। क्यों? उसको टेस्ट करना है, उसको जानना है कि क्या चीज है। फिर वो चलने लगता है, वो टच करता है। फिर वो जब बात करने लगता है, बहुत प्रश्न करता है, बहुत सवाल उठाता है। हम लोग कभी कभी बहुत हो जाते हैं, बाबा कितना सवाल कर रहा है। यही बच्चा, क्योंकि उसका क्यूरियोसिटी है, सब कुछ जानना चाह रहा है। वो सवाल करना उसको किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन उसके साथ पैदा होता है। लेकिन वो बच्चा क्या होता है, वो स्कूल जाता है, स्कूल जाके टीचर को पूछता है सवाल। टीचर बोलती है चुप, बहुत नॉटी चाइल्ड, बैठो, मेरे को पूरा पढ़ाना है। उसको बंद कर देते हैं। घर पे बहुत ज्यादा सवाल करते हैं तो माँ बोलती है जाओ पढ़ो, बाप बोलता है टाइम नहीं है, जाओ पढ़ो, इतना सवाल क्या। धीरे धीरे उसका सवाल करना बंद हो जाता है। फिर हम और एक भी करते हैं, हम बोलते हैं कि डिसिप्लिन मतलब हम जैसे बोलते हैं वैसे सुनो। हम शायद जो बोलते हैं वो गलत है, लेकिन बच्चे को सुनना पड़ेगा। उल्टा जवाब नहीं दे सकता, कुछ पूछ नहीं सकता है। फिर हम स्कूल में क्या करते हैं, ओबीडियंस मतलब जैसे बोले वैसे किया करो, ना प्रश्न पूछो। तो ये तीनों चीज, डिसिप्लिन अच्छी बात है, लेकिन एक हद से ज्यादा डिसिप्लिन बहुत बुरा है।
चाइना को देख लीजिए ना, चाइनीज कैसे रहते हैं इतना डिसिप्लिन में। सभी कुछ थोड़े हद तक ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। ओबीडियंस, डिसिप्लिन, नो क्वेश्चनिंग से हम बच्चे को दबा के रखते हैं, इससे उसका सारा जो है क्यूरियोसिटी बंद होता है। इसको हमें बंद करना चाहिए। बच्चे प्रश्न पूछेंगे, आपको अगर सवाल का जवाब आया तो बताइएगा, अगर नहीं आता है बोल देंगे कि भैया मेरे को नहीं पता है, पूछ लेंगे। सवाल है, बहुत सारी चीज है सवाल के उत्तर मिलने का बहुत सारे पंथ है, लेकिन उल्टा सीधा बोल के उसका जो मेंटल स्टेट है उसको बंद मत कीजिएगा। ये हम आज अपने घर से शुरू कर सकते हैं। एक तो अगर अन्याय है, अन्याय के खिलाफ उठ के लड़िए। नहीं पता कहाँ हो रहा है, आपके घर में हो रहा है, बगल में हो रहा है, कहीं भी आप पहचानती हैं नहीं पहचानती है, अपना आवाज को बुलंद करो। बच्चों को सोचना सिखाओ, सवाल करना सिखाओ, खुद सवाल करो। ओबीडियंस और डिसिप्लिन ला करके बच्चे को खत्म मत करो, उसका सोचने का शक्ति खत्म मत करो। इसी से साइंटिफिक टेम्पर बढ़ेगी। जितना मूढ़ नमकाल है उसको आज से बंद करो, आज से बंद करो। फाइनली एक और बात बोल के मैं बंद करना चाहूंगी। हम जो जितना स्ट्रेस से हम अपना जीवन चलाते हैं, ये स्ट्रेस लेवल आज के दिन में बहुत ही ज्यादा हो गया है सभी का। किसी भी वर्ग के लोग को ले लीजिए, स्ट्रेस लेवल्स सभी का बढ़ चुका है और इस स्ट्रेस लेवल जो है हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत ही असर पड़ रहा है। इसका एक असर ये है कि हम लोग अपना आस होप खो बैठते हैं, हम इजीली डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन का ये मतलब नहीं है कि हम एक कोने में रोएंगे, नहीं। डिप्रेशन काफी तरह के होते हैं। आप शायद बैठ के यहाँ हंस रही हैं, लेकिन अंदर से आपको कुछ खाए जा रहा है। अगर ये डिप्रेशन रहा और आप किसी से बात नहीं करेंगी, आप किसी का सलाह नहीं लेगी, आप किसी के साथ डिस्कस नहीं करेंगी, ये डिप्रेशन एक दिन आपको खा जाएगा। इसी डिप्रेशन के वजह से इस देश में सुसाइड का रेट बहुत ही बढ़ चुका है और औरतों में सुसाइड का रेट, मतलब अपनी जिंदगी को खत्म करना, ये बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि किसी का जिंदगी खत्म नहीं है। हम लोग में जितना शक्ति है, हम जितनी देर इस दुनिया में रहेंगे उस शक्ति को इस्तेमाल करेंगे, अपना आस को जगा के रखेंगे। डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप गए हैं तो किसी से बात कर लीजिए, अपना लाइफ खत्म करने की कोई जरूरत नहीं। इस संघर्ष में हम सब हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को बहुत बोर किया मैंने, मुझे मालूम।